नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 29 मार्च 2022। सोर्सेज जो है, मेन सोर्स असम ट्रिब्यून रहेगा और डिफरेंट अदर नेशनल न्यूज़ डेलीज भी हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं डाउनलोडिंग लिंक जो है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग एडमिशंस, इफ यू एट ऑल वांट, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स सो दैट इन कमिंग फ्यूचर आपका भी नाम कुछ ऐसा ही हम लोग अपने बैनर में लगा सके। ऑल राइट, so let's start with the very first topic of today, elephants killed by the railways। इसका बेसिकली एक लिस्ट दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा लोकसभा में, ठीक है। और उन्होंने बोला दैट अलग अलग साल, दैट इज 2018 2019 के बीच में, 2019 2020 के बीच में और 2020 2021 के बीच में एलिफेंट्स जो क्या किल्ड हुए ना, नंबर्स अगर देख लोगे पूरा इंडिया में तो 2018-19 में ज़्यादा था, बट धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हमारे द्वारा लिए गए जिससे ये नंबर्स जो है धीरे धीरे घटा, राइट। बट आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हो दैट एग्जैक्टली जो कि सरकार ने स्टेप्स लिया उसके लिए ही ये नंबर्स घटा, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। मैं आपको एक मैप में दिखाऊंगा दैट कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इन 2018-19 में एलिफेंट्स की ज़्यादा मृत्यु हुई थी, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 2019-2020 में और इस समय ज़्यादा मृत्यु हुई थी। तो चलिए देखते हैं। बट हाँ, सोर्स लेकिन बता दे रहा हूँ, ये आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है। और देखिए, इस टाइप के जो कॉमन न्यूज़ रहता है ना, वो सिर्फ आसाम ही ट्रिब्यून ही नहीं, आपको डिफरेंट अदर न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाएगा, राइट। द हिंदू ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में ऑलमोस्ट सभी में रहेगा, राइट। तो अगर आप लोग का ऐसा कन्फ्यूजन हो गया सर ये तो वो वाला न्यूज़पेपर से क्वेश्चन है, नहीं भैया, देखो जो वैसा क्वेश्चन ना जैसे ये लोकसभा में बोला गया, भाई हर एक न्यूज़ इसको कवर, हर एक न्यूज़पेपर इसको कवर करेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें समझना चाहिए। एनीवेज, एग्जाम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से अगर देख लीजिएगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड इट्स कंजर्वेशन से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो, जहां पर क्लियरली बताया गया है 2018 2019 2019 2020 और 2020 2021 में अगर देख लीजिएगा तो वेरियस स्टेट्स देख लीजिए, जैसे केरला में और उत्तराखंड में एक हाथी का मृत्यु हुआ था, ठीक है। क्यों? एक्सीडेंट के लिए, रेल एक्सीडेंट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक में देखिए 2 मृत्यु हुई थी, आसाम में 2, है ना। उसके बाद आपका जाकर वेस्ट बंगाल में 6 और उड़ीसा में 7, ठीक है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज 2019 2020 में अगर देख लीजिएगा तो ये नंबर्स देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड में बढ़कर हो गई 2, राइट। केरला में बढ़कर मृत्यु की लिस्ट जो होगी वो 3 में आ गई। नाउ कर्नाटक में जो है यहाँ पर काबू किया गया the accidents which are occurring due to the collision of elephants and trains। बट फिर से भले यहाँ पर काबू किया गया, बट देखो फिर अगले साल तो हो गया ना। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते दैट सरकार के स्टेप्स के द्वारा ही ये सब किया गया है। सरकार के स्टेप्स के, अगर कॉन्क्रीट स्टेप के द्वारा अगर 2019 में अगर कर्नाटक इस कोलिजन को रोक सकी थी तो 2021 में भी तो रोक सकती थी ना, यहाँ पे क्यों नहीं फेल कर गई, ठीक है। वैसे ही देखो कुछ कुछ स्टेट्स है, जैसे उड़ीसा में पहले 7 था, उसके बाद ये बढ़कर घटकर 1 हो गया, विच इज़ वेरी गुड इंप्रूवमेंट, राइट। बट फिर से यह बढ़कर 4 हो गया, है ना। वैसे ही देखो यहाँ पर से 6 था, 6 से 5 हुआ, विच इज़ वॉज अ गुड इंप्रूवमेंट, बट सिर्फ ये फिर से 5 से 5 ही रहा। मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में के भी, स्पेसिफिकली नीचे वाला वेस्ट बंगाल नहीं, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के साइड में जो है ना, ये कोलिजन्स हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये सब कुछ चीज़ है। उसके बाद देखो आसाम का परफॉर्मेंस ये लेकिन घट ही रहा है, राइट। पहले 2018-19 में 2, फिर से 2, फिर से यहाँ पर लेकिन और भी बढ़ के हो गया 5। तो ये सब चीज़ें हैं जो क्या आपको ऑब्जर्वेबल है। एक ट्रेंड याद रखिए दैट आसाम में जो है ना, ये ट्रेंड लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए दिमाग में रखिएगा। एनीवेज, सवाल ये होता है दैट सरकार जो बोली लोकसभा में इसके बारे में, तो सरकार ने साथ साथ ये भी बोला दैट हम लोगों की सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए। तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, तो देखिए एलिफेंट कॉरिडोर्स जो होती है ना, वहां पे बोली दैट परमानेंट या फिर टेम्पररी हम लोगों ने स्पीड रेस्ट्रिक्शंस लिमिट्स लगाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल सोचो यह एक जंगल है, ठीक है, और यह एक दूसरा जंगल है। अब बीच से जो है रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, ठीक है। अब अगर रेलवे ट्रैक अगर गुजरेगा ना, तो आप खुद सोचो यहाँ से हाथी इधर तो आएगा ना जी, कॉमन सेंस सा बात है। तो जिस जो पैसेज रहता है ना हाथी का एक रीजन से दूसरे रीजन जाने का, उस रीजन को हम लोग कॉरिडोर कहते हैं, ठीक है।
तो सोचो ये कॉरिडोर है, अब ट्रेन यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये इस कॉरिडोर के आगे में घुसने से पहले ही ट्रेन को एक बोर्ड दिख जाए दैट यहाँ पर अपना स्पीड को एकदम घटा लीजिएगा, एकदम 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही मात्र चलिए, उससे ज़्यादा आपको स्पीड करना ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर डायरेक्टिव्स मिल जाएंगी तो अगेन देर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट हाँ जो एक्सीडेंट हो सकता था फ्यूचर में वह एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो है हम लोग कुछ कर सकते हैं। एनीवेज नेक्स्ट चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर पासेज एंड रैम्स ऑन द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट इन आइडेंटिफाइड लोकेशंस। बहुत सारे, जैसे सोचो इसी टाइप का कुछ लोकेशन है, ठीक है। जैसे सोचो एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत हद से बड़ा जंगल है ना। अब सरकार को यहाँ से एक प्रोजेक्ट निकालना है, रास्ता है ना। अब सरकार क्या कर सकती है दैट या तो इस रास्ते के ऊपर से एक इको ब्रिज है ना, उसको क्या कहते हैं, इको ब्रिज, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट कर दे और उस इको ब्रिज के ऊपर घास फूस लगा दे, जिससे अगर एलिफेंट या फिर कोई दूसरा जानवर है तो यहाँ से ऊपर से चल के चले जाए, या फिर अंडरग्राउंड एक टनल बना दे, जिससे क्या अगर एलिफेंट्स को एक रीजन से दूसरे रीजन जाना है तो वो उस टनल का इस्तेमाल करके एक रीजन से दूसरे रीजन जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें अगर बनाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं मतलब दिस वुड हैव बीन बेटर, राइट। नेक्स्ट इज बताया गया है प्रोविजन ऑफ फेंसिंग इन सम लोकेशन। कुछ कुछ तो ऐसे लोकेशंस है जहाँ पर दोनों साइड में फेंसिंग कर दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे इधर से और इधर से कोई जानवर आ जा ना सके। नेक्स्ट बट वो रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स होती है, वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है साइनेज बोर्ड्स टू वार्न लोको पायलट्स, ये तो पहले ही बता दिया मैंने आपको। सेंसिटाइजेशन किया जाता है ट्रेन क्रू को और स्टेशन मास्टर्स को दैट प्लीज़ मेक श्योर कीजिए दैट वो ऐसे जानवर है जिनके पास कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ही तो उनका आवाज़ बनेंगे ना जी, हमारा ही तो देश में है ना, इसीलिए तो ये सब चीज़ें खैर की जाती है। और कभी भी अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आ गया ना तो आप आराम से लिख सकते हो। एनीवेज तो नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नाउ सेंटर ने बोला है दैट देखो बहुत सारे स्टेट्स हैं, ऑफकोर्स सब स्टेट्स के बीच में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बाउंड्री डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है दैट इन सारे बाउंड्रीज ऑफ डिस्प्यूट्स जो एग्जिस्ट कर रही है उसमें एक परमानेंट सोल्यूशन आए, राइट। और इसके लिए देखो वैसे तो केंद्र सरकार के पास इतनी ज़्यादा पावर है आर्टिकल 3 के तहत दैट हाँ अगर सरकार अगर चाहे खुद से ही चेंजेस ला सकती है, राइट। बट स्टिल सरकार ने बोला दैट देखो भाई हम चाहते हैं दैट ये जो रिजॉल्व हो ना ये एमिकेबली रिजॉल्व हो। मतलब अगर सो फॉर एग्जांपल असम और मेघालय के बीच में अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट चल रही है तो असमीज ऑफिशियल मेघालय के ऑफिशियल्स जो एक टेबल में बैठे और आराम से खुद से ही डिस्प्यूट को सॉल्व कर ले, ठीक है। अगर खुद से नहीं हो तब हम लोग आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको रिसेंटली तो पता ही है आसाम और मिजोरम के बीच में क्या हुआ था, एक गन बैटल हुआ था जहां पर कुछ पुलिस पर्सनल्स की मृत्यु भी हो गई थी। तो इस टाइप की चीज़ें सरकार ने क्लियरली बोल दिया है भाई फ्यूचर में जैसे ना हो, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, हम लोग इस चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और मेक श्योर करेंगे दैट जल्दी से जल्दी बाउंड्री डिस्प्यूट्स जितना जल्दी सॉल्व हो जाए उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। वैसे अगर बोले तो कौन से आर्टिकल में सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास इतनी पावर है, तो वह है आर्टिकल 3 जहाँ पे क्लियरली बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज या फिर बाउंड्रीज या फिर नेम्स भी अगर चाहे ना तो सरकार, केंद्र सरकार जो है कोई भी स्टेट्स का चेंज कर सकती है, जिसमें वेरियस प्रोविजंस है वो क्लियरली पढ़ लेते हैं, एक एक करके प्रोविजंस ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। क्योंकि देखो ये डायरेक्टली हैंडी ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है आपके में, ठीक है। एक काम करता हूँ ना, मैं वीकेंड वाले क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन आपको डालूंगा। चलो अभी से मैं आपको क्लियरली वार्निंग दे दे रहा हूँ, ठीक है। जब वीकेंड में हम लोग कंपाइलेशन करवाते हैं ना तो उसमें हम लोग, मैं यहाँ से एक क्वेश्चन डालूंगा, सिर्फ आप याद रखिएगा, है ना। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अगर आंसर दे पाते हो तो इट विल बी बेटर। एनीवेज पहला क्वेश्चन है, पहला यहाँ पे पॉइंट है दैट अगर केंद्र सरकार चाहे तो कोई नई स्टेट फॉर्म कर सकती है बाय सेपरेशन ऑफ ए टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। जैसे तेलंगाना का जो फॉर्मेशन हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो वो कैसे हुआ था, ऑफ कोर्स यही वाले प्रोविजन को यूज करके, ठीक है। या फिर सरकार अगर चाहे ना तो 2 स्टेट्स या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स को आपस में मिला भी सकती है या फिर यूनियन टेरिटरी को भी मिला सकती है, ठीक है। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव इसको मिला दिया था ना, पहले तो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, अभी मिला दिया गया। तो ये किसके पावर है, सब कुछ केंद्र सरकार की पावर है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर सरकार चाहे तो इंक्रीज कर सकती है एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का एरिया को इंक्रीज कर सकती है सरकार चाहे तो, कोई भी स्टेट के एरिया को रिड्यूस कर सकती है, कोई भी स्टेट का बाउंड्रीज को ऑल्टरेट कर सकती है अगर केंद्र सरकार चाहे तो। बट यह सरकार अभी करना नहीं चाहती है नॉर्थ ईस्ट के केस में, और सरकार चाह रही है दैट डिफरेंट स्टेट्स एक साथ टेबल में बैठकर
लेकर बात करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर सरकार चाहे तो ऑल्टर भी कर सकती है नेम ऑफ एनी स्टेट, कोई भी नाम जो है ना वो चेंज भी, जैसे पहले उड़ीसा का नाम था ORISSA, बट अभी उसका नाम हम लोग पढ़ते हैं ODISA, ओडिशा, ठीक है, और HA शायद ओडिशा, है ना। सो ये चीज़ है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है हर्डल इन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। ना ये आप ज़्यादातर मेंस पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो, वैसे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में भी कुछ एस्पेक्ट है जो कि आप इंक्लूड कर सकते हो। एक्चुअली देखिए ये न्यूज़ लिया गया था आसाम ट्रिब्यून से, एंड द मैटर जो है वह ये है, गवर्नमेंट जो है जो एडमिट किया है दैट एनोमली ज़रूर एग्जिस्ट करती है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान स्कीम। देखो स्वच्छ भारत अभियान स्कीम के तहत सरकार ने बेसिकली क्या बोला था, दैट हर एक घर में जो है टॉयलेट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब सरकार ने जब बोला तो क्या है ना, चलो भाई फंड हम पास कर देते हैं। हाँ, अब सरकार तो खुद तो नहीं जाएगी ना फंड देने। सरकार क्या करती है, यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ है, जैसे पंचायत है, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको पकड़ती है, क्योंकि वो भी तो इलेक्टेड बॉडीज़ होते हैं ना जी, है ना। तो उनको वो पैसे दे देती है और उनको बोलती है दैट देखो आप हमको रिकॉर्ड देना दैट कितना जगह में जो आपका टॉयलेट्स बना है, ठीक है। तो वो बोलती है ठीक है चलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं इनको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, है ना। अब यहीं पर जो है ओल झलोल हो गया आसाम में। क्या हुआ है दैट बहुत समय पंचायत ने जो है ना गलत सर्टिफिकेट्स दिखा दिए, वैसे सर्टिफिकेट्स दिखा दिए सैनिटरी लैट्रिन्स के जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ दैट उन्होंने असम गवर्नमेंट से तो पैसे ले लिए, बट वो पैसे गए कहाँ भाई, ऑफ कोर्स उनके पॉकेट में गए पैसे, समझ रहे हो। अब ये सरकार ने भी बोला दैट देखो ये बिल्कुल हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है दैट हम डोर टू डोर जाके हर एक सैनिटेशन चेक करें, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने क्या सोचा, एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो है, ऑडिटिंग इंस्पेक्शन जो है करेगी। थर्ड पार्टी में मतलब किसी एक थर्ड पार्टी को ये लोग भार दे देगी दैट ठीक है अगर हुआ है तो आप लोग इंस्पेक्ट करके हमें फर्दर रिपोर्ट करना, हम पंचायत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे इस सेक्टर में, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो यह बेसिकली न्यूज़ है, एक इश्यूज चल रहा है। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्राइब्यूनल के रिलेटेड इशूज़ था। एक्चुअली बोला गया है दैट असम गवर्नमेंट में असम में अराउंड 1.4 लाख पर्सन जो है ना वो अभी तक डिक्लेयर कर दिए गए एज अ फॉरेनर बाय फॉरेन ट्राइब्यूनल। नाउ ये एग्जाम पर्सपेक्टिव में अगर देख लीजिएगा GS2 में ट्राइब्यूनल है ना आता है ना, तो उसी सेक्टर से आप इसको जोड़ सकते हो। नाउ फॉरेन ट्राइब्यूनल की अगर बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है ना, जिसको स्टैब्लिश किया गया था बाई फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964 और फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया था फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964 और एम्पावर्ड किया है रिसेंटली ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को हर एक स्टेट्स में, हर एक यूनियन टेरिटरीज में जो भी वहाँ के DM है ना उनको एम्पावर किया गया दैट आप अगर चाहे तो आप खुद से ही फॉरेन ट्राइब्यूनल सेट कर सकते हो, ठीक है, टू डिसाइड दैट कोई भी पर्सन जिनका भी नाम इस फॉरेन ट्राइब्यूनल में आया है क्या वो इंडिया में इलीगली स्टे कर रहा है या लीगली स्टे कर रहा है, मतलब क्या वो एक फॉरेनर है या नहीं। तो ये जो भार है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, मतलब उनके पास थोड़ा पावर है। इसलिए तो बोला जाता है ना दैट आप लोग के मतलब ज़्यादा पुश क्यों किया जाता है दैट सिविल सर्विसेज में जा, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को आपको देखने का मौका मिलता है यार। मतलब आप जो सोचते हो ना दैट हाँ हम दुनिया को चेंज करेंगे, हम इंडिया को चेंज करेंगे, एक्चुअली आप चेंज करोगे उस समय, है ना। इसलिए पूरा मन लगा के पढ़ो, अच्छे से आपका निकलेगा। कंपोजिशन की अगर बात करें फॉरेन ट्राइब्यूनल की तो अनडाउटेडली जो भी एडवोकेट्स होंगे दे शुड हैव मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स, साथ ही साथ 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए उनका एज अ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर फ्रॉम असम जुडिशियल सर्विसेज, या फिर आप रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स या फिर ACS ऑफिसर्स होने चाहिए। अगर आप रिटायर्ड ACS या फिर IAS ऑफिसर्स हो देन ऑल्सो यू आर एम्पावर्ड टू टेक होल्ड ऑफ दिस फॉरेन ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। देख रहे हो कितना पावर मिलता है यार, कुछ तो हो जाओ IAS ACS। नेक्स्ट इज डी वोटर्स। नाउ डी वोटर्स के रिलेटेड दोस्तों द हिंदू में न्यूज़ था, है ना। अब द हिंदू में क्या न्यूज़ था दैट आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने क्लियरली बोल दिया गया दैट हमारे पास जो है आसाम का डी वोटर्स का कंप्लीट डेटा लिस्ट नहीं है। हाँ डेटा लिस्ट है बट दैट इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला दैट देखो हमारे पास तो ये डेटा ना, सवाल ये होता है दैट डी वोटर्स है कौन, सवाल यही होता है आप लोग, क्योंकि बहुत जनों को नहीं पता है जो इनिशियल लोग हैं। देखो डी वोटर्स वैसे लोग हैं जिनके पास कोई एविडेंस नहीं है दैट उनके पास इंडियन नेशनैलिटीज़ है, ठीक है। मतलब ये आसाम के वैसे लोग हैं जिनके पास अभी तक कोई कागज़ नहीं है इंडियन नेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो उनको पावर नहीं दिया जाता है दैट आप कोई भी इलेक्शन में वोट करो, उनसे ये इलेक्शन में वोटिंग का पावर बिल्कुल छीना हुआ है,
ठीक है, क्योंकि उनका नाम जो है डी वोटर्स लिस्ट में आ जाता है। समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए आपको। एनीवेज, नेक्स्ट इज डालोंग कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ अभी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक बिल पास किया गया है लोकसभा में जिसमें डालोंग कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दे दिया गया है। राइट नाउ ये डालोंग कम्युनिटी जो है ये त्रिपुरा में एसटी कम्युनिटीज घोषित की गई है और कहा जाता है दीज आर सब ट्राइब्स ऑफ कुकी कम्युनिटी। ठीक है, वही लिखा हुआ है, देखो लोकसभा ने पास किया है बिल कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022 जिसके तहत अमेंड किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइबल ऑर्डर ऑफ 1950। तो ये जो कानून है ये सब भी दिमाग में कहीं ना कहीं याद रखना। ठीक है, अच्छा बात करें त्रिपुरा में और क्या कोई दूसरे ट्राइब्स है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं दैट त्रिपुरा में कितने सारे ट्राइबल्स है कम्युनिटी, क्योंकि बहुत समय हमें पता चलता है दैट यार ट्राइब्स मतलब ये शायद आइसोलेटेड रहते होंगे। ठीक है, ये शायद एक ही रीजन में रहते होंगे, इनका माइग्रेशन एक रीजन से दूसरे रीजन होता ही नहीं होगा। नहीं नहीं, ये कंसेप्शन आपका बिल्कुल गलत है। राइट, तो ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स है जो आपको झारखंड में भी मिलेंगे, आसाम में भी मिलेंगे, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी और भूटान में भी मिलेंगे। द रीसेंट बीइंग क्या बताइए तो संथाल ट्राइब्स है ना, ओल चिकी जो हम लोगों ने डिस्कशन देखा था ना, जिनका ओल चिकी स्क्रिप्ट जो है उससे हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन थे? संथाल कम्युनिटी के थे। अब ये कौन है? कुकी कम्युनिटी के सब ट्राइब है जिनका नाम है दार्लोंग कम्युनिटी। ठीक है, कहाँ से है ये? त्रिपुरा से। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग बताओ भाई, दार्लोंग कम्युनिटी त्रिपुरा है ना, लेप्चा कम्युनिटी सिक्किम, तो इस टाइप से मिलाने भी आ सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा जो एटलीस्ट न्यूज में है ना उसको तो बिल्कुल ही हमें याद रखना है। दार्लोंग कम्युनिटी कहाँ? त्रिपुरा, याद रहेगा। अच्छा, त्रिपुरा में और भी 19 ट्राइब्स है, वो कौन कौन है? रियांग कम्युनिटी, जमातिया कम्युनिटी, नोआटिया कम्युनिटी, उछोई कम्युनिटी, चकमा, मोग, लुशाई है ना। लुशाई हिल्स लेकिन देखो कहाँ है? मिजोरम में है ना, बट लुशाई कम्युनिटी हमें त्रिपुरा में भी मिलती है। ठीक है, कुकी कम्युनिटी भी है। अब कुकी कम्युनिटी की ही तो सब कम्युनिटी है ना ये दार्लोंग। ठीक है, हलाम कम्युनिटी, मुंडास जो हमारे को आपका जाकर झारखंड में भी मिलते हैं, वो यहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है, कूर कम्युनिटी, ओराम, संथाल भी है, देखो यहाँ पर संथाल्स भी है। ठीक है, भिल, भूटिया, चैमोल, गारो, खासी, लेप्चा, ये सारे कम्युनिटीज़ जो है ना यहाँ के लोग जो है हमें त्रिपुरा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है माइनॉरिटी स्टेटस को रिलेटेड न्यूज़ में था। बेसिकली सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है दैट हिंदूज को जो है कुछ स्टेट्स में माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है, और इसका जो आपका पावर है ये अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है ये पावर। ठीक है, सो वही क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इसको जो है आप क्लियरली जोड़ सकते हैं GS2 से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन एंड फीचर्स है ना ओवरऑल। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली इशू क्या है? अ प्ली हैज़ बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट दैट माइनॉरिटी स्टेटस की मांग की जा रही है टू हिंदूज। ठीक है, देखो हिंदूज को माइनॉरिटी स्टेटस की मांग की जा रही है इन द स्टेट्स लाइक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ऑफ कोर्स ये तो यूनियन टेरिटरीज है, पंजाब है ना स्टेट, उसके बाद अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो यहाँ पर जो है ना हिंदूज जो है माइनॉरिटीज़ में, तो रिक्वेस्ट किया गया दैट प्लीज़ हिंदूज़ को यहाँ पर आप शेड्यूल ट्राइब का एटलीस्ट माइनॉरिटी का स्टेटस दो, नॉट शेड्यूल ट्राइब का। ठीक है, तो सेंटर ने बोला है दैट जी हाँ, स्टेट के भी पास इतना पावर है दैट वो अगर चाहे तो खुद से भी डिक्लेयर कर सकता है कोई भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़। ठीक है, इंक्लूडिंग हिंदूज भी। ठीक है, अच्छा उसको फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हक होता है ना वो देने के लिए फर्दर सेंटर आएगी, बट फॉर द टाइमिंग अगर स्टेट अगर चाहे तो स्टेट भी अपने स्टेट में किसी को भी कोई भी रिलीजन को माइनॉरिटी स्टेटस अगर चाहे तो वो दे सकता है। क्लियर है? अच्छा, इसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एज सच कौन कौन है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे आर्टिकल 29 बोलता है दैट इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, कोई भी अगर इंडिया के पार्ट में वो रिसाइड कर रहा है जिनके पास अलग सा लैंग्वेज है, अलग सा स्क्रिप्ट है या फिर अलग सा कल्चर है, तो दे हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। और साथ ही साथ ये आर्टिकल 29 ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू ऑल द रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज आपको थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा। देखो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना माइनॉरिटीज वर्ड जो है क्लियरली मेंशन्ड है, तो आपको बहुत सारे टाइप क्वेश्चन आ सकता है दैट बताओ भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस टाइप के माइनॉरिटीज मेंशन्ड है। तो दो माइनॉरिटीज मेंशन्ड है, एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एक है रिलीजियस माइनॉरिटीज। ना ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेंशन्ड है,
बट ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड माइनॉरिटीज मेंशन्ड है बट डिफाइन नहीं किया गया है इस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका डेफिनेशन जो है ना वो सब्जेक्टिव छोड़ दिया गया है गवर्नमेंट्स के ऊपर। समझ रहे हो बात? तो दो क्वेश्चन आ जा सकता है दैट बताओ भाई ये वर्ड जो है माइनॉरिटी ये मेंशन्ड है क्या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दैट विल बी ट्रू, जी हाँ मेंशन्ड है। बट अगर आपसे पूछा जाए दैट क्या ये वर्ड माइनॉरिटी डिफाइंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो नो दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बताओ कौन कौन से माइनॉरिटीज मेंशन है हमारे देश में। रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और भी कोई दूसरा माइनॉरिटीज दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर ओनली मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्लियर है? या तीन तीन मेजर मेजर क्वेश्चन आ सकता है और यहीं पर बच्चे गलती तो यही सब करेंगे, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 बोलता है इट सेज ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट तभी ना, अगर उनको माइनॉरिटी घोषित किया जाएगा तभी ना वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन घोषित कर पाएंगे उस राज्य में, ठीक है। बट वो घोषित करने का जो जिम्मेवारी है वो अगेन पहले जो है स्टेट सरकार के ऊपर पड़ती है, उसके बाद केंद्र सरकार के ऊपर। समझ रहे हो बात? तो ये सब चीजें हैं जो कि मेंशन की गई। आशा करता हूँ याद तो रहेगा आपको। एनीवेज नेक्स्ट दोस्तों द मिंट से लिया गया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में न्यूज़ था। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी हाइक करने वाली है द प्राइसेस ऑफ 800 एसेंशियल ड्रग्स। एग्जाम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव में आप GS2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ से आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं। नाउ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब? 1997 में। ये एक अटैच्ड ऑफिस है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, राइट। नाउ यह एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स जिसके थ्रू इंश्योर किया जा सकता है दैट हमारे देश में जो है ना उन ड्रग्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड रहे, साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी भी रहनी चाहिए ना। आप सोचो ना प्राइसेस का दाम बढ़ रहा है, अरे भाई गरीब कैसे अफोर्ड करेंगे यार, है ना। तो इसीलिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी मेक श्योर करती है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955-23 के बीच के अंडर में दैट अगर कोई ऐसा फॉर्मुलेशन है या फिर ड्रग्स है उसके प्राइसेस को फिक्स या फिर रिवाइज करना इनका काम है, ठीक है। याद रहेगा। चलो अब आ जाता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। मतलब देखो ये इसी के साथ अटैच न्यूज में था क्योंकि देखो ये जो करती है ना वो इंश्योर करती है दैट मतलब आपका जाके ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंडर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी मेक श्योर करती है दैट सिर्फ और सिर्फ वैसे ही प्राइसेस ऑफ ड्रग्स को रेगुलेट किया जा सके जो क्या नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में मेंशन्ड है अंडर द ड्रग्स प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर। एसेंशियल मेडिसिन होते क्या है? सवाल ये होता है। देखो ये वैसे मेडिसिन होते हैं जो क्या प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। नाउ द प्राइमरी पर्पस जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का वो यही है दैट प्रमोट किया जा सके रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन कंसिडरिंग 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। एक तो है कॉस्ट, दूसरा है सेफ्टी और तीसरा है एफिकेसी ऑफ दोज मेडिसिन। नेक्स्ट इज पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम दैट इज पेसर स्कीम। पेसर स्कीम को अप्रूव किया गया है बाय फॉर द ईयर 2021 से 2026 तक। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लीजिएगा पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम दैट इज पेसर स्कीम GS3 से आप अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको जोड़ सकते हो, राइट। नाउ ये स्कीम है क्या? देखो नाम से P फॉर पोलर, पेसर है ना, तो उससे को सब कुछ मिलता नहीं है बट सर है ना, आप ये लिख सकते हो क्रायोस्फीयर रिसर्च, ठीक है, मेनली है ना ओवरऑल। तो पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च नाम से ही पता चलता है पोलर रीजन में कुछ स्टडी करना है, क्रायोस्फीयर के ऊपर कुछ स्टडी करना है, राइट। नाउ पोलर रीजन कौन हुआ? आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, है ना, वहां पर हमारे स्टेशंस भी बैठा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, है ना। ऊपर से आप क्रायोस्फीयर रीजन मतलब सोचो इन एंड अराउंड द रीजन्स ऑफ हिमालयाज, वो भी तो क्रायोस्फीयर रीजन है ना जी, ठीक है, जो कि सब समय आपका जाके आइस से ढका हुआ रहता है, ठीक है। सो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा सक्सेसफुली थ्रू नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च NCPOR, जो क्या ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। याद रहेगा। नाउ देयर आर प्लेसेस ऑन अर्थ दैट आर सो कोल्ड,
मतलब ये क्रायोस्फीयर रीजन्स है ना, ये वैसे प्लेसेस है अर्थ में जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, एंड दीज एरियाज ऑफ स्नो और आइस विच आर सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, उन टाइप के रीजन्स को क्रायोस्फीयर, तो इन एंड अराउंड हिमालयन रीजन्स हमें ये क्रायोस्फीयर रीजन्स देखने को मिलते हैं। नाउ स्पेसर स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है दैट अंडरस्टैंड हम कर सके प्रॉपरली पोलर साइंस को और क्रायोस्फीयर सिस्टम को, क्योंकि फ्यूचर में अगर सोचो ना, कोई अगर हम लोग ही अपने कोई अगर चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक रीजन में, राइट, तो उसी टाइप के चेंजेस जो है ना हम भी अपने हिमालयाज के इन एंड अराउंड देख सकते हैं, वो एक इंडिकेशन देगा, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है दैट हम जो है इस टाइप के इनिशिएटिव से अपने आप को जोड़ के रखें, ठीक है। प्रेशर जो है ना उसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स है, 6 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर रिसर्च व्हीकल, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड रिसर्च बेस इन अंटार्कटिका, अभी 2 रिसर्च बेसिस है। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, बताओ इन रिसर्च बेसिस के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिखो, नीचे कमेंट सेक्शन में, मतलब है ना, जो बाकी जो 2 अंटार्कटिका में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तीसरा है इंडियन साइंस एंडेवर्स इन आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन में क्या क्या हमारे साइंटिफिक एंडेवर्स है। पोलर एक्सपीडिशंस इन अंटार्कटिका, रिप्लेसमेंट ऑफ मैत्री स्टेशंस एंड सदर्न ओशंस में भी रिसर्च करना, कि ये कुछ कुछ कंपोनेंट्स है बेसिकली प्रेशर इनिशिएटिव्स का। नाउ अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस की है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज में कुछ कुछ पूछूंगा दोस्तों। नाउ ऐसा अभी तक क्या होता था दैट मैं हर एमसीक्यूज का आपको जवाब दे देता था, ठीक है, बट अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, अभी आपका ये जिम्मेवारी हो रहा है उसका जवाब देना नीचे कमेंट सेक्शन में, जिससे इंटरेक्टिवनेस बढ़ती रहे हमारी, ठीक है। चलो ऑलराइट, सो और हाँ, ये सब मैं जो भी डिस्कस करूंगा ना, मैं डोंट वरी, कल मैं इसका सही जवाब भी आपको दे दूंगा, बट नीचे जो जवाब देगा उसको मैं एक हार्ट भी दूंगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ असम पॉलिटी हु आर कंसिडर्ड एज डी वोटर्स, राइट। डी वोटर्स किनको कंसिडर किया जाता है आसाम के पॉलिटी में। पहला है एनआरआई वोटर्स रिसाइडिंग आउट ऑफ कंट्रीज, दूसरा है वोटर्स हु हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ असम ड्यू टू जॉब, voters who could not provide evidences in favor of their Indian nationality, और वोटर्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। बताइए इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। दूसरा, पेसर स्कीम सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। पहला है टू इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग इन पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर सिस्टम, टू टेस्ट हाइपरसोनिक सिस्टम टू इनहांस डिफेंस कैपेबिलिटीज, टू मैन्युफैक्चर हाई स्पीड बोट्स टू प्रमोट टूरिज्म इन केरला, और चौथा है टू एसोसिएट इंडियन ओशनिक रिम कंट्रीज इन प्रिपेयर्डनेस ऑफ डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज। चलिए इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। पहला स्टेटमेंट है, इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2013। दूसरा, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए अभी जो हम लोग डिस्कस करते हैं डेली के तरह एक मेंस बेस्ड क्वेश्चन, राइट ना। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बिम्स्टेक के रिलेटेड लिया गया है। बिम्स्टेक के रिलेटेड अभी न्यूज़ में आ ही रहा है, क्योंकि अभी जो है इसका मीटिंग होने वाला है, जिसमें म्यांमार से भी लीडरशिप्स अटेंड कर रही है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट म्यांमार में जो है जनता गवर्नमेंट चल रही है। एनीवेज, क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक इन इंडिया। बिम्स्टेक इंडिया के लिए बिम्स्टेक का सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला तो। दूसरा है, बिम्स्टेक नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन रेजिंग द लेवल ऑफ कॉपरेशन। मतलब शायद जिस लेवल में कॉपरेशन होना चाहिए बिम्स्टेक में, उस लेवल में कॉपरेशन नहीं हो रहा है। याद कीजिएगा कल के क्लास में हम लोगों ने दिखाया था ना दैट सार्क और बिम्स्टेक का हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन किया था, जहां पे हम लोगों ने बोला था सार्क में जो ओवरऑल ट्रेड चल रही है वो 5% का चल रहा है, बट बिम्स्टेक में जो ओवरऑल ट्रेड ये सार्क से ज्यादा है, दैट इज अराउंड 6%, ठीक है। तो ऑफकोर्स बिम्स्टेक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या उभर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो वही चीज बोला जा रहा है दैट बिम्स्टेक में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, और उस पोटेंशियल को अभी हमें रियलाइज भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो कैसे किया जा सकता है, वही चीज बोला जा रहा है। बिम्स्टेक नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट एंड लेवल ऑफ कॉपरेशन। तो ये कैसे करेंगे, इसको डिस्कस करने की बारे में बात की जा रही है। देखो, हर एक आंसर कॉन्स्टिट्यूट करता है एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी पार्ट और एक कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जैसे बिम्स्टेक के बारे में बोला गया है, राइट, तो आप बिम्स्टेक के बारे में बता सकते हैं दैट ये है क्या, ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से कंट्रीज इससे जुड़े हुए हैं, वो आप इंट्रोडक्शन में क्लियरली लिख सकते हैं, है ना।
दूसरा बॉडी पार्ट में अगेन मेन मुद्दे में आ जाइए, ठीक है, दैट एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या है बिम्स्टेक का, एक तो वो लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या क्या जरूरत है, कैसे हम लोग बिम्स्टेक का पोटेंशियल को और भी प्रॉपरली रियलाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों को लिख सकते हैं, राइट। क्या क्या उसमें अभी भी रोड ब्लॉक्स है, उन चीज़ों को आप लिखिए, राइट। तो वो बना देगा बॉडी पार्ट। और बॉडी का हम लोगों ने 3 डायमेंशन देख लिया, राइट। और उस 3 डायमेंशन में फर्दर 3 पॉइंट्स आप घुसा के लिख सकते हैं, है ना। बाद में आ जाता है कंक्लूजन में अगेन ये कंक्लूजन मैं आपके लिए छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऑप्टिमिस्टिक नोट में आप कैसे भी क्वेश्चन को एंड ऑफ कर सकते हैं। चलो हम लोग का कंक्लूजन भी आप देख लो, और आप अपना भी कंक्लूजन हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे उसको भी मैं चेक कर लूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मतलब आंसर में डायरेक्ट बिम्स्टेक के बारे में हम लोग क्लियरली बोला गया। बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1997 में फाउंड अप किया गया था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। कभी भी अगर मेन पॉइंट लिखो ना, इस सब को आप जो है अंडरलाइन कर देना, ठीक है। आप लिख देना कौन कौन से कंट्रीज इसमें एसोसिएटेड है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपका जगह म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड, ध्यान दीजिएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसमें इंक्लूडेड नहीं है बिम्स्टेक में, क्लियर है। चलो अब आ जाता है पहला ही मेन बॉडी पार्ट में, दैट इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक। सिग्निफिकेंस क्या है भैया, देखो अनडाउटेडली बिम्स्टेक अगर जो भी देखोगे तो वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के इर्द गिर्द जितने सारे कंट्रीज है ना, वो सारे ऑलमोस्ट बिम्स्टेक में है, सिर्फ चाइना छोड़कर, है ना। तो अनडाउटेडली आप खुद सोचो ना, दैट नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट प्रोवाइड ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। एब्सोल्युटली बांग्लादेश एंड म्यांमार का नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ प्रॉपर ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, है ना। जैसे आपको पता ही होगा ना, दैट मास्टर प्लान बन रहा है फॉर कनेक्टिंग इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवेज, ठीक है। तो वो बांग्लादेश, म्यांमार और ऑफकोर्स इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से ही ना गुजरेगा जी, ठीक है। इसीलिए नो डाउट बिम्स्टेक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव टू सार्क। ऑफ कोर्स ये हम लोगों ने कल वाले क्लास में भी देख लिया, क्योंकि देखो सार्क में जो है ना एक रोग स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान। अभी तो खैर अफगानिस्तान भी रोग होने वाला है, शायद उसका देखना पड़ेगा अफगानिस्तान का क्या चाल है, ठीक है। बट एनीवेज बिम्स्टेक लेकिन देख लीजिएगा, बिम्स्टेक के सारे कंट्रीज जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, राइट। तो इट कंप्राइजेज ऑफ सिमिलर मेंबर्स ओनली, और अनडाउटेडली अगर सिमिलर मेंटालिटी है ना, सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स है, तो सेक्टर्स ऑफ कॉपरेशन भी जो है वो भी सिमिलर होगी, है ना। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चाइना जो है ना वो जायंट बनते जा रहा है, ठीक है। और जब भी कोई कंट्रीज जायंट बनता है ना, तो आजू बाजू वाले छोटे मोटे कंट्रीज को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब देख लीजिएगा ना, चाइना ने वियतनाम का शिप को ही पलट दिया था। क्यों? क्योंकि वो एलिगेशंस के लगा रहे थे दैट देखो भाई ये वाला रीजन जो है ये हमारा साउथ चाइना सी हमारा है, ठीक है। वियतनाम उस रीजन में घुस नहीं सकती है विदाउट हमारा परमिशन लेकर। तो ये सब क्या है, तो ये इस टाइप का अभी चाइना उन रीजन्स में दिखा रहा है ना, कल को म्यांमार से दिखाएगा, कल को परसों थाईलैंड के साथ दिखाएगा, है ना। नेक्स्ट भूटान के साथ तो दिखा ही रहा है, अब नेपाल के साथ भी दिखा रहा है ठीक है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए लेकिन कहीं ना कहीं काउंटर करना ही पड़ेगा चाइना को, और उसके लिए ऑफकोर्स इंडिया का पोजीशन को स्ट्रेंथन होना ही पड़ेगा, और बिम्स्टेक एक बहुत मेजर जरिया है इस पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटर कॉपरेशन विद एशियन कंट्रीज। आपको पता है दैट आरसीपी से हम लोगों ने अपना नाता जो है तोड़ दिया, ठीक है। आरसीपी में हम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, राइट। बट स्टिल हमें नॉर्थ ईस्ट एशियन वाले कंट्रीज के मार्केट को छुप पकड़ना है ना, तो कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स इस टाइप के ही बायलैटरल ट्रायलैटरल इनिशिएटिव्स को लेकर, है ना, हम उनके पोटेंशियल मार्केट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और अनडाउटेडली ये हमारे एक्टिव पॉलिसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सवाल ये हो रहा है दैट दूसरा जो पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट बिम्स्टेक नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट। क्यों बोला गया? क्योंकि देखो कुछ ऐसे इकोनॉमिक एजेंडाज हैं जो कि अभी भी अनफिनिश्ड है। जैसे 2004 में आपको पता होना चाहिए बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया था, बट अभी तक 20 राउंड ऑफ निगोसिएशंस हो गई हैं, अभी तक उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया। पता है, इंटरनल टसल हमें देखने को मिल रहा है। रिसेंटली टसल हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय द, और वो टसल पता है किसके द्वारा फंड किया जा रहा है? थर्ड पार्टी वेस्टेड इंटरेस्ट। बताइए तो कौन है? यह है चाइना,
है ना। आप देखिएगा चाइना के कारण ही इंडिया और नेपाल के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है। चाइना के कारण ही श्रीलंकन कुछ कुछ एक ऐसी पॉलिटिकल फैक्शन है जो कि चाइना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो ऑब्वियस सा बात है यार, जहाँ चाइना का प्रेजेंस बढ़ेगा श्रीलंका रीजन में तो वो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए खतरा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया तो ऑब्जेक्ट करेगी ही, खत्म बात है ना। ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज चाइना का इंट्रूजन देखा जा रहा है। जी हाँ, साउथ या फिर साउथ ईस्ट एशिया में अगर देख लीजिएगा चाइना अब अग्रेसिवली इंट्रूड कर रहा है, राइट। इससे क्या हो रहा है दैट इंडिया का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जो है इन रीजन्स में वह घट रहा है। तो ये सब एक बहुत बड़ा कंसर्न्स है जिसको हमें अटेंड करना पड़ेगा और ऑफ कोर्स हमें आगे बढ़नी पड़ेगी। इनफैक्ट म्यांमार कूप, रिसेंटली मिलिट्री कूप किया गया था म्यांमार में और ब्रूटल अटैक किया गया था ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड कॉन्टिन्यूएशंस ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस रिजल्टिंग इन न्यू चैलेंज इन बॉर्डर मैनेजमेंट फॉर इंडिया। जी हाँ, क्योंकि देखो यही सब के लिए आप अभी भी सुनते रहोगे। इनफैक्ट आज के भी मैंने न्यूज़ में पढ़ा दैट आपका म्यांमार से जो बहुत सारे लोग जो है वो भागकर मिजोरम की तरफ घुस रहे हैं, ठीक है। क्यों घुस रहे हैं? ऑफ कोर्स क्योंकि वहाँ पे वो लोग सेफ नहीं फील कर रहे हैं, है ना। तो देखो कोई भी चीज़ हुआ तो वो रेफ्यूजी वाला इश्यूज इंडिया को ही फेस करना पड़ेगा, है ना। और इस सेक्टर में इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए भी है, राइट। तो सवाल होता है कुछ सजेशन दे दो यार, सिर्फ चैलेंज ही बता रहे हो क्या? ठीक है, सजेशन भी दे रहा हूँ। देखो अनडाउटेडली मेंबर स्टेट्स जो है उनको अडॉप्ट और प्रपोज करने का पड़ेगा एग्रीमेंट, जो भी अभी तक हम लोगों ने देखा ना बिम्स्टेक समिट्स पे जो भी अभी रिसेंटली होने वाली है, तो उसमें जो जो इश्यूज़ है उन इश्यूज़ को सामने रखनी पड़ेगी, पहली बात तो। दूसरा है जो बिम्स्टेक ग्रुप है उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा डिफरेंट अदर सेक्टर ऑफ कोऑपरेशन, जैसे टूरिज्म, जैसे डिप्लोमेसी, एकेडमी, राइट, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। इससे क्या होगा, पीपल टू पीपल रिलेशंस बढ़ेगा, राइट। और देखो अल्टीमेटली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस कितना भी खराब हो, अगर पीपल टू पीपल रिलेशंस अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा है। आप देखो ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में ही देख लो, राइट। इंडिया के क्रिकेटर्स जो है पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा उनको इज्जत मिलती है, इंडिया के सिंगर्स पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा इज्जत मिलती है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को इंडिया में भी हम लोग भी बहुत ज़्यादा, शोएब अख्तर यार कितना ज़्यादा इज्जत करते हैं, राइट। तो पीपल टू पीपल रिलेशंस अच्छा है ना, भले ही आप जितना भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस में कमी है, बट पीपल टू पीपल रिलेशंस अच्छी है ना, बस वही होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक गेम चेंजर साबित होता है बीच बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज बिम्स्टेक मेंबर्स हैव टू फाइनलाइज द वीजा फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एक्सपीडिशियसली बिटवीन द बिम्स्टेक कम्युनिटी, आई मीन लाइक कंट्रीज, राइट। सो कंक्लूजन रिमार्क्स आप लिख सकते हो दैट अनडाउटेडली 2022 जो है दोस्तों ये एक सिल्वर जुबली हम लोग बना रहे हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये एक सिंबॉलिक अपॉर्चुनिटी है हर एक बिम्स्टेक कंट्रीज़ के लिए दैट वो अगर चाहे तो आने वाले समय में स्ट्रेंथन कर सकता है हमारे रीजनल कॉपरेशंस एंड मल्टीलैटरल टाइज विद इन द कंट्रीज, जिससे ओवरऑल बिम्स्टेक एज अ होल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। तो यह चीज़ है, इन चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन। जस्ट डाउनलोड द PDF फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, एंड एट ऑल इफ यू गाइज want to take admissions, then always the links are always open for you. You can log on to our website as well as you can contact to these numbers for admission purposes, right? So this was all about the discussion that we had. We'll be meeting in next class. Till then, bye bye again. Thank you for listening to the whole video.